एक बार फिर से बच्चों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। और आज के इस वीडियो में मैं बीए प्रोग्राम सेकंड ईयर 4th सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन, जिसमें आपको पढ़ना है इस बार इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल पॉलिटी, है ना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आपको इस बार की राजनीति पढ़नी है। और इस पर जो है यूनिट सेकंड के चैप्टर 3 का पार्ट 2 है। कौन सा पार्ट है ये? पार्ट 2। इससे पहले ऑलरेडी चैप्टर 3 का पार्ट 1 बना है। आप में से अधिकतर बच्चे वही देख करके आए हो, ऐसी मैं आशा करती हूँ। नहीं आए हो देख करके तो वो जा करके आप देख सकते हो, ताकि आप अच्छे से अपने टॉपिक बाय टॉपिक को सभी टॉपिक्स कवर कर सको, ठीक है। और उसके अलावा भी बाकी आपके जो है टोटल जैसा सिलेबस में 3 यूनिट है, तो यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका है। यूनिट 2 के भी फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। नहीं देखा है तो वो जा करके देख सकते हो। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस चैप्टर के रिटर्न फॉर्म में नोट्स जो है वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो देखो वीडियो को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं अब, क्योंकि ये जो वीडियो है यूनिट सेकंड के चैप्टर 3 पर पार्ट 2 है, ठीक है। तो पार्ट 1 में हमने बहुत अच्छे से इसके टॉपिक्स को समझा था कि शीत युद्ध क्या है। साथ ही इसके दौर को भी हमने देखा था, कब से कब तक और कितने चरण में ये रहा था। टोटल 7 चरण थे जिसमें शीत युद्ध के दौर को विभाजित किया गया था, है ना। फिर उसके बाद हमने ये भी समझा कि जो शीत युद्ध है वो 2 देशों के बीच में चला था, जो कि था अमेरिका और यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ। जब यूएसएसआर का पतन हुआ, यानी कि एक महाशक्ति तो खत्म हो गई, तो पूरे इंटरनेशनल लेवल पर कौन बचा? सिर्फ अमेरिका ही तो बचा। तो अमेरिका जो था वो एकमात्र शक्ति के रूप में देखा गया था, बहुत ज़्यादा पावरफुल, दबंग बोला गया था उस टाइम पे अमेरिका को। सोच रहे हो, दबंग की उपाधि मिली थी अमेरिका को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर। कुछ समय के बाद देखा गया कि कुछ नई नई शक्तियां उभर कर के आ रही है जो अमेरिका को टक्कर दे सकती है, यानी कि अब दबंग नहीं रहा, अब उसके लेवल पर कुछ शक्तियां हैं जो उनके हाथ में भी नई नई पावरें आ रही हैं। तो कौन कौन से थे वो? ये तो यूरोपीय संघ, चीन हो गया, रूस हो गया, जापान हो गया, और अब भारत भी आता है उसी के अंदर। तो हमने अच्छे से देखा था यूरोपीय संघ के टॉपिक को। शीत युद्ध का चरण कब से कब तक था ये हमने पढ़ा था। विघटन के बाद में कैसे कैसे क्या चरण रहे, किन किन मुद्दों से शीत युद्ध को हम पहचानते हैं, ये मुद्दे क्या क्या रहे थे, क्यों हमें ये ज़रूरी होता है, और सत्ता के वैकल्पिक केंद्र क्यों कहते हैं, किसको कहते हैं, ये सब हमने पार्ट 1 में देखा था। फिर हमने देखा था कि सत्ता के वैकल्पिक केंद्र को 2 भागों में बांटा गया। कुछ क्षेत्रीय संगठन दिखे तो कुछ उभरते हुए देश दिखे, ठीक है। क्षेत्रीय संगठन अगर बोला गया तो यूरोप था, आसियान था, दक्षिण था और ब्रिक्स था। आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग क्षेत्रीय संगठन में सिर्फ और सिर्फ यूरोपीय संघ पढ़ना है। ये मैंने एडवांस में लिखा है ताकि आपको पता हो, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह की भी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी आपने बहुत बार सुना होगा। उभरते देशों की अगर हम देखी जाए तो चीन, जापान, भारत, इजराइल, रूस, दक्षिण कोरिया, ये सब देश जो है एक नए सत्ता के केंद्र के रूप में देखे जा रहे हैं। ये जो क्षेत्रीय संगठन है बनाए किसके जाते हैं? तो ये उद्देश्य होते हैं जिसको हमने पिछले टॉपिक यानी कि पार्ट 1 में बहुत अच्छे से समझा था, राइट। अब जो है वो हम देखेंगे कि क्षेत्रीय संगठन के उद्देश्य क्या होते हैं, ये हमने देखा। हम देखेंगे कि अब यूरोपीय संघ जो था वो बना कैसे। देखो बच्चों, यूरोपीय संघ के बनने की कुछ ऐतिहासिक प्रक्रिया है। कैसे ये यूरोपीय संघ बना, कैसे ये अमेरिका को टक्कर देने तक आया, और आज के टाइम पे भी यूरोपीय संघ में कई सारे देश शामिल हैं। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, कब से कब तक हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर? जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो यूरोप के कुछ देश थे जिन्होंने आपस में एक संगठन बनाया जिसको यूरोपीय संघ बोला गया, ठीक है। तो यूरोपीय संघ देशों में जो है बहुत ही ज़्यादा क्षति हुई थी, क्योंकि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था यूरोप के क्षेत्र में हुआ था। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इतनी ज़्यादा हानि हुई थी तो सबसे ज़्यादा जो है क्षति सामने की थी वो की थी यूरोपीय संघ के देशों ने। बहुत ज़्यादा इनको नुकसान हुआ था, जिससे उनके बीच का जो है एक पारस्पर सामूहिक चेतना का विकास हुआ, और क्रमशः आगे चलकर इन्होंने 1992 में यूरोपीय संघ का गठन किया। तो अगर भूमिका वगैरह बना सकते हो तो आप इस तरीके से बना देना बहुत आसान से। आखिरकार ये बना कैसे ये देख लेते हैं। 1948 में देखो, 1945 तक तो द्वितीय विश्व युद्ध चला था, 45 तक। 2 साल बाद 1948 में
2-2.5 साल बाद 1948 में यूरोप ने एक आर्थिक सहयोग समुदाय का गठन किया ताकि यूरोपीय संघ अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित कर सके। तो ये पॉइंट लिख लेना, अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए आर्थिक सहयोग संगठन 1948 में अपनाया गया। फिर उसके बाद 1954 में यूरोप में कोयला और इस्पात समुदाय का गठन किया गया ताकि कोयला और इस्पात का और ज़्यादा वृद्धि की जाए, उसको और बढ़ाया जाए और संसाधनों का विकास किया जाए, और व्यापार भी इसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद रहा था। फिर 1957 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय बनाया गया। यूरोपीय आर्थिक समुदाय जहां पर उसने सैन्य ताकत को कंट्रोल में करने के लक्ष्य को रखा, यानी कि यहाँ पर अब वो अपनी सेना पर भी ध्यान देना चाहता है। कौन? यूरोपीय संघ। तो आर्थिक समुदाय बनाया। फिर 1949 में उसने खुद की एक संसद बना ली, खुद का एक संसद बनाया जिसमें 28 देशों को शामिल किया, और उसमें से अगर 12 देश जो थे वो थे स्थायी, यानी 12 देश परमानेंट है, बाकी टोटल मेंबरशिप कितने देशों की है उसके अंदर? 28। तो ये सभी पॉइंट्स ना आप लिख सकते हो, पेंसिल और पेन होगा आपके पास, नोटबुक में साइड बाय साइड लिख लो, अच्छा रहेगा। अंत में 1992 में एक संधि हुई, मास्ट्रिक्ट संधि, जिससे यूरोपीय संघ के गठन का अंतिम चरण दिखा गया। ठीक है, इस पर संधि हो गई और यूरोपीय संघ फाइनली एक सत्ता के केंद्र में देखा गया। तो ये था यूरोपीय संघ के बनने का पूरा स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक का प्रोसेस। तो यूरोपीय संघ ना अपने साथ कुछ लक्ष्य निर्धारित किए थे। जैसे यूरोपीय संघ को बनाने का उद्देश्य ये था कि यूरोप के देश चाहते थे कि परस्पर सहयोग का और ज़्यादा विकास हो। साथ ही इन्होंने सुरक्षा प्रबंध पर भी बहुत ज़्यादा जोर दिया, समिति पर जोर दिया। इन्होंने ये समझा कि जितनी समिति हम बनाएंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा, उतने देश हमसे जुड़ेंगे। आर्थिक विकास पर जोर दिया, तभी तो अपनी अर्थव्यवस्था विकसित करेगा ना भाई। सामूहिक विकास पर जोर दिया, चुनौती से निपटारा करना चाहते थे। इन सभी बातों पर यूरोपीय संघ ने जोर दिया। अब देखो उपलब्धियां क्या क्या रही, ये तो थे उद्देश्य। आखिरकार इतना करने के बाद उनकी उपलब्धियां क्या क्या रही, क्या क्या अचीव किया। तो यूरोपीय संघ के पास खुद की एक मुद्रा है जिसका नाम है यूरो। यूरो उनका खुद का मुद्रा है। जैसे भारत में रुपए चलता है ना, ऐसे ही यूरोप में यूरो चलता है, जो कि उसकी खुद की मुद्रा है। इनका खुद का स्थापना दिवस है। जैसे भारत में स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्रता दिवस आप लोग मनाते हैं, उसी तरीके से यूरोपीय संघ में भी अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, खुद का इनका झंडा है, खुद की संसद है, खुद का एक राष्ट्रीय गान है। जैसे हमारा एक राष्ट्रीय गान है जनगण मन, है ना, इनका भी है। इनकी खुद की विदेश नीति है, कैसे विदेशियों के साथ जो है अपने संबंध बनाने हैं, खुद अपनी विदेश नीतियाँ बनाते हैं। साझी नीति इन्होंने अपने तैयार कर रखी है। तो ये इनकी उपलब्धि है और ऊपर ये जो है वो उद्देश्य है। ये ताकतवर कैसे बना ये देख लेते हैं। ताकतवर बनने के पीछे 3 ही कारण है। इसकी सैन्य शक्ति, इसकी अर्थव्यवस्था यानी कि आर्थिक शक्ति, दूसरा इसकी राजनीतिक व्यवस्था। ये तीनों ही व्यवस्था इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से जो है पालन में रखी। इतना होने के बाद भी हमने अच्छे से देखा कि यूरोपीय संघ बना कैसे। ठीक है, फिर उद्देश्य देखा, उपलब्धि देखी और ताकतवर बनने के तरीके देखे। एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए यूरोपीय संघ से, आप अच्छे से अगर समझ जाओ की पॉइंट्स को, तो आप आराम से अपना कोई भी आंसर लिख सकते हो। इतना होने के बाद भी यूरोपीय संघ की आलोचना की जाती है उनकी कमियों पर। कहा जाता है कि इसके जो है क्षेत्रों में विदेश नीति जो है, इनके क्षेत्रों की अलग अलग विदेश नीति। जैसे यूरोपीय संघ में कितने हैं टोटल? 28 देश हैं, है ना, जिसमें से 12 कौन है? स्थायी है। तो ये जो 28 देश है ये अलग अलग क्षेत्रों से हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में मतभेद है इनकी विदेश नीति को लेकर के कि नहीं भाई विदेश नीति में परिवर्तन होना चाहिए। साथ ही इनमें से कुछ जो देश हैं वो यूरो पर इनकार करते हैं। अब यूरो क्या है? इनकी खुद की मुद्रा है, यानी कि इसमें से ऐसे देश भी हैं जो यूरो को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो अंत में इसकी बात कमियों पर आती है। एक स्थायी देश है जिसका नाम है ब्रिटेन यूरोपीय संघ में, ये इससे अलग हो चुका है, तो इसकी बहुत बड़ी आलोचना मानी जाती है इसी के कारण। ठीक है, तो हमने देख लिया यूरोपीय संघ को अच्छे से। यूरोपीय संघ ही आपको आपके सिलेबस में पढ़ना है। ठीक है, अब उभरते देश में देखते हैं और सबसे पहले हम समझेंगे चीन को। चीन कैसे एक सत्ता का वैकल्पिक केंद्र बना। देखो चीन कैसे बना सत्ता का वैकल्पिक केंद्र। चीन जो था, चीन भारत का पड़ोसी देश है। 1949 में स्वतंत्र हुआ। ठीक है, साम्यवादी क्रांति हुई थी चीन में, जिसको चीनी क्रांति बोला जाता है। साम्यवादी क्यों हुई थी? क्योंकि जिस
नेता के नेतृत्व में हुए थे उनकी विचारधारा जो थी वो साम्यवाद पर आधारित थी। ठीक है, माओ के नेतृत्व में हुआ। साथ ही चीन में एक दलीय पार्टी है जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी, सीपी। ठीक है, 1949 की जो साम्यवादी क्रांति थी, ये सामने वाली नहीं, इसको कट कर लेना, हो सकता है थोड़ा मिसप्रिंट हो गया हो, साम्यवादी क्रांति। ठीक, तो यहाँ लिख देना आप साम्यवादी क्रांति। 1949 की जो साम्यवादी क्रांति थी, इसी के द्वारा चीन में जो है साम्यवादी शासन माओ के नेतृत्व में स्थापित हुआ। तो अगर भूमिका वगैरह आप आराम से लिख सकते हो कि चीन जो था 1949 में स्वतंत्र हुआ, माओ के नेतृत्व में रहा, एक दलीय पार्टी जो थी वहाँ पर व्यवस्थित है। अब हम ये देख लेते हैं कि चीन कैसे एक सत्ता का वैकल्पिक केंद्र कैसे रहा, एक ऐतिहासिक प्रक्रिया क्या रहा था इसके उदय होने का। तो 1949 में चीन में हुई एक साम्यवादी क्रांति जिसके द्वारा चीन में साम्यवादी शासन जो था महा नहीं होगा, माओ होगा। ठीक है, माओ के नेतृत्व में स्थापित हुआ। ठीक, ऐतिहासिक उत्थान क्या रहा था, 1970, ठीक है, 1970 में चीन ने एक नीति अपनाई जिसको बोला गया एक बच्चा नीति, यानी वन चाइल्ड पॉलिसी, जिसके अंदर ये बात मान्य रखी गई थी कि हर परिवार में केवल एक ही बच्चा होगा। एक से ज़्यादा अगर कोई बच्चा करता है तो उसको सरकार दंड कानून देगी। और ऐसा क्यों किया गया था, क्योंकि वो अपनी जनसंख्या यानी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहती थी। ठीक, तो चीन में ये नीति अपनाई गई थी 1970 में। उसी के जस्ट 2 साल बाद 1972 में चीन ने एकांतवास का अंत किया। एकांतवास का अंत कैसे किया ये मैं बता देती हूँ। एकांतवास का अंत किन मायनों से किया, चीन जो था बाहर दूसरे देशों से करता था व्यापार, मतलब चीन चाहता था कि मैं बाहरी देशों से व्यापार ना करूं, ऐसा था वो तभी। तो उसने क्या किया, जब उसने देखा कि उसकी जो हालत है वो ख़राब हो रही है, अब उसको ज़रूरत है बाकी देशों से मिलने की, तो उसने अपनी नीति ख़त्म करी और दूसरे देशों के साथ व्यापार करना शुरू किया, यानी कि एकांत का अंत कर दिया, है ना। तो एकांत का अंत किया और आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, साथ ही सांस्कृतिक रूप से भी दूसरे देशों के साथ संबंध बनाने शुरू कर दिए। अमेरिका से ज़्यादा इसके संबंध बने, बहुत संबंध बने। इसी को छुपाली की नीति भी कहते हैं, क्योंकि चीन जो था वो अपनी अर्थव्यवस्था को छुपा के रखता था, लेकिन 1972 में उसने ये सामने रख दिया सबके सामने। ठीक है, तो छुपाली की नीति भी कहते हैं। और इसी के साथ उसने पूंजीवाद पर अपनाया, पूंजीवाद को भी अपनाया। तो ये लिख दोगे आप 1972 में। फिर उसके बाद 1 साल बाद 1973 में इसने 4 क्षेत्रीय नीति प्रस्ताव को पारित किया, जिसके अंदर ये था, जो चीन के प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे वो थे चाउ एन लाई। ठीक है, चाउ एन लाई ये उस टाइम के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने 4 क्षेत्रीय प्रस्ताव रखा और कहा कि हम कृषि, साथ ही उद्योग यानी फैक्ट्रीज, उसके अलावा सेना और विज्ञान पर जोर देंगे और इनको बढ़ाएंगे। तो ये 4 क्षेत्रीय नीति में ये इन 4 जो है क्षेत्रों को कवर किया गया। ठीक, फिर उसके बाद 1978 में खुले द्वार की नीति अपनाई। अब उसने अमेरिका के अलावा भी कई दूसरे देशों से व्यापार करना शुरू कर दिया, सभी देशों से। फिर उसने 1982 में कृषि का निजीकरण कर दिया, यानी कि जो एग्रीकल्चर था उसको प्राइवेट कर दिया, सरकार के कंट्रोल में नहीं किया, अब प्राइवेट भी कर दिया, ताकि उत्पादन जो हो वो अधिशेष की अवस्था में हो। अब उत्पादन अधिशेष क्या होता है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे, क्योंकि मैंने बता रखा है बहुत अच्छे से कि उत्पादन अधिशेष क्या होता है। 1998 में फिर क्या हुआ, उद्योग क्षेत्र का भी उसने निजीकरण कर दिया, ताकि फैक्ट्री से भी और ज़्यादा पैसा आए, और निजीकरण कर अपनी अर्थव्यवस्था को और उजागर किया। तो ये तो था कि चीन ने अपनी जो है, चीन आगे कैसे बढ़ा। इतना करने के बाद भी चीन के अंदर कुछ कमियां हैं। वो कमियां क्या है, चीन देश के अंदर कहा जाता है कि भ्रष्टाचार से बड़ा। यहाँ पर जो है जनता को स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, फिर वो अपने मन के हिसाब से नहीं कर सकते हैं, सरकार जो चाहती है वही करती है। विदेश व्यापार इसके साथ बहुत कम होता है। बेरोजगारी इसके अंदर, देश के अंदर बहुत ज़्यादा है। सत्तारूढ़ प्रणाली है, क्योंकि जो है वहाँ पर सीपीआई है, सिर्फ एक सीपीआई जो पार्टी है वो एक ही पार्टी, इसके अलावा किसी और पार्टी की वहाँ पे मंजूरी नहीं है। तो जो सीपीआई चाहेगी वही करना होगा। आर्थिक असमानता देखा जाता है वहाँ पे। जनसंख्या वृद्धि तो बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर है। वो बात अलग है कि भारत इससे आगे बढ़ जाएगा, भारत इसको टक्कर दे देगा चीन से। कुछ मायनों में भारत आगे है, तो वो है जनसंख्या में, सिर्फ जनसंख्या में आगे है।
औद्योगिक उत्पादन में कमी है। इन सभी पॉइंट्स के कारण जो है चीन की कमियां अभी भी देखी जाती है और ये वर्तमान में भी देखा गया है। तो फिलहाल हमने अच्छे से समझ लिए सारे टॉपिक्स को। अब हम जो है पार्ट 3 में बताएंगे आपको जापान के बारे में, साथ ही आप रूस के बारे में पढ़ोगे। ठीक, तो ये जो देश है, ये 2 देश बचे हैं बस आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ये 2 देश हम इसके पार्ट 3 में कवर कर लेंगे। जाओ फटाफट जा करके पार्ट 3 देखो, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो वो ज्वाइन कर लेना। बाकी अपना एक होमवर्क लिख करके जाओ। अभी अभी जो मैंने पूछा आपसे कि उत्पादन अधिशेष क्या होता है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे कि उत्पादन अधिशेष क्या होता है। हो सकता है आप में से आधे बच्चों को ना पता हो, फिर भी आप अगर ना पता हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओ कि मैं दीदी नहीं पता, ये मैडम नहीं पता, फिर मैं आपको वहाँ पर भी बता दूँगी। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली पार्ट्स में। थैंक्स टू बीइंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लेना।